नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। इसे समझने के बाद आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से महसूस करेंगे, बल्कि दूसरों के पैसों के साथ अपने व्यवहार को भी अधिक स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। अक्सर लोगों के पास धन तो होता है, लेकिन उससे जुड़ी समझ और अनुभव कमज़ोर होते हैं। लोग अपने पैसों के साथ कुछ बुनियादी और ज़रूरी काम तो करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे इस विषय में पूरी जानकारी है। असली बात यह है कि हर इंसान का अनुभव उसकी पीढ़ी, परिस्थितियों और पालन पोषण पर आधारित होता है। अलग अलग युगों में बड़े बड़े लोग जिन्होंने भिन्न आर्थिक उतार चढ़ाव, नौकरी के बाजार की अलग तस्वीरें और निवेश से जुड़े अनुभव देखे होंगे, वे सभी जीवन को अलग ढंग से समझते हैं। दुनिया हमेशा बदलते रहती है और यही वजह है कि किसी एक व्यक्ति का अनुभव कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। आप केवल वही सीखते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा हो और अपने जीवन में महसूस किया हो। इसी वजह से चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसका दृष्टिकोण सीमित ही रहता है। वह अपने अनुभव के दायरे से बाहर निकलकर पूरे सच को नहीं देख पाता। मेरा खुद का जीवन भी इसका उदाहरण है। बचपन में मेरा परिवार बहुत संघर्षों से गुजरा। मैंने गरीबी को करीब से देखा, इसलिए मैंने मन में हमेशा संसाधनों को सुरक्षित रखने और बचाने की आदत बना रखी। मैं आज भी हर छोटी बड़ी परिस्थिति में यही सोचकर चलता हूँ कि मुझे हर हाल में अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। अब इसकी तुलना उस इंसान से कीजिए जिसने हमेशा संपन्नता और आराम में जीवन बिताया हो। उसका अनुभव अलग होगा। उसके लिए निवेश करना, जोखिम उठाना और फैसले लेना बहुत आसान लग सकता है, जबकि उसी वक्त कोई और व्यक्ति जिसने आर्थिक तंगी देखी हो, वही फैसले लेने से पहले 100 बार सोचता है। इसी वजह से वित्तीय दुनिया में अनुभव का महत्व अत्यधिक है। जो बात एक व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकती है, वहीं किसी दूसरे इंसान के लिए असंभव जैसी प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने वाले अनुभवी ब्रोकर के लिए यह सबक अनमोल था, लेकिन उसी समय कोई नौजवान तकनीकी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी जिसने केवल विकास और तरक्की देखी हो, वह कभी उस कठिन अनुभव की गहराई को समझ ही नहीं सकता। सोचिए, एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक जिसने लगातार 30 वर्षों तक कभी भी किसी आर्थिक मंदी का सामना नहीं किया। उसने वो परिस्थितियां कभी नहीं देखी जिनसे अमेरिका के नागरिक अक्सर गुजरते रहते हैं। यही तो अनुभव का अंतर है। धन और वित्त से जुड़ी बातों के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमें सिखाते हैं, लेकिन यही बात मुश्किल भी है, क्योंकि हमारे अनुभव सीमित होते हैं और बाकी लोगों की परिस्थितियां हमसे भिन्न। अब कल्पना कीजिए, युद्ध, महंगाई, वैश्विक संकट या फिर किसी क्षेत्रीय मंदी के हालात। जो व्यक्ति उन्हें झेल चुका है, उसका दृष्टिकोण हमेशा उन लोगों से अलग रहेगा जिन्होंने स्थिरता और शांति देखी हो। यही कारण है कि हर व्यक्ति का आर्थिक जीवन और उसकी सोच भिन्न होती है। आपके पैसे से जुड़े अनुभव तो आपकी अपनी छोटी दुनिया के हिसाब से बनते हैं, लेकिन पूरी धरती पर फैला आर्थिक परिदृश्य कितना व्यापक है, इसकी तुलना में वह नगण्य है। जैसे किसी व्यक्ति का अनुभव 0.00000001% हो सकता है, जबकि पूरी दुनिया के अनुभव उसे बहुत छोटा दिखाते हैं। इसलिए जो निर्णय आप पैसों के मामले में लेते हैं, जैसे निवेश करना, बचत की प्राथमिकता तय करना, जोखिम उठाने की हिम्मत जुटाना, सब उसी अनुभव से प्रभावित होते हैं जो आपने देखा और जिया है। साल 1930 की महामंदी को लीजिए। उस दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के खजांची एंड्रियो मिलान ने एक बयान दिया, इस संकट का असर लंबे समय तक रहेगा और आने वाली पीढ़ियां इससे प्रभावित होंगी। वास्तव में उस आर्थिक झटके ने लोगों के मन में इतना गहरा असर डाला कि दशकों बाद भी उनकी सोच और आदतें उससे बाहर नहीं आ पाई। एक बार किसी पत्रकार ने 125 देशों के छात्रों से पूछा, आपको महामंदी के बारे में क्या याद है? छात्रों ने जवाब दिया, हमने तो बस किताबों में ही पढ़ा है,
लेकिन मेरी पीढ़ी और मेरा परिवार उस दौर को सीधे जी चुका है। दुनिया की सबसे गरीब तबकों में पली बड़ी हमारी जैसी फैमिलियाँ रोज़मर्रा की मजबूरी और खाने कपड़े जैसी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करती थी। इसलिए हमारे लिए स्थिर नौकरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी। जब लोग पूछते कि महामंदी कैसी थी, तो मेरे माता पिता का बस इतना ही कहना होता, उसने हमें इतना सिखा दिया कि भूख से बचने के लिए नौकरी से बेहतर कोई सहारा नहीं। इसी कारण 1960 के चुनावों के दौरान जब यह सवाल उठा कि इतने बड़े संकट से प्रभावित पीढ़ी किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहती है, तो लोगों को लगा कि इसका असर बहुत गहरा है। पिछली पीढ़ी के पास आर्थिक व्यवहार की गहरी समझ थी, परंतु उससे अगली पीढ़ी जिसने सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विकास देखा था, उनके पास वैसा अनुभव नहीं था। यानी जो बातें पुरानी पीढ़ी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक थी, वही अगली पीढ़ी के लिए सिर्फ इतिहास की बातें बन गई। और यहीं पर हम पीढ़ी की सोच और प्राथमिकताएं एक दूसरे से टकराती है। हमारे सामने असली चुनौती यह है कि पढ़ाई लिखाई या औपचारिक शिक्षा का कोई भी स्तर हमें धैर्य, सहनशीलता और असली समझ प्रदान नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महामंदी के समय मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। यह अनुभव बहुत कड़ा था, लेकिन मेरी स्थिति उन लोगों से अलग थी जिन्होंने ऐसा दर्दनाक दौर कभी महसूस ही नहीं किया। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों से गुजर चुका होता है, तो उसका नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। उसकी सोच और उसके निवेश संबंधी फैसले भी हमेशा उस अनुभव से प्रभावित रहते हैं। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति कभी ऐसी हालत से नहीं गुजरा, वह निवेश जैसे निर्णयों को कैसे देखेगा? उसकी नज़र में यह सब अस्थिरता या डर की बात ही नहीं होगी। यही कारण है कि इस दुनिया में हर इंसान का दृष्टिकोण अलग अलग है। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट की ऐतिहासिक गिरावटों या पुराने आंकड़ों को एक मॉडल मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी मॉडल या आंकड़ा उतना असरदार नहीं होता जितना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बच्चों को देखते हुए सोचते हैं कि उन्हें सुरक्षित भविष्य देना है, तो उस समय लिए गए आपके निर्णय सिर्फ नंबरों या ग्राफ्स पर आधारित नहीं होते, बल्कि उस अनुभव पर आधारित होते हैं जो आपने स्वयं महसूस किया है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वह सीधे दिल और दिमाग पर असर तभी करता है जब हमने उसी जैसा अनुभव खुद किया हो। यानी जब हम मानते हैं कि हमें पता है दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमें केवल उतना ही ज्ञान है जितना हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। जैसा कि लेखक ने कहा था, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए खुद अनुभव करना जरूरी होता है, और हम सब किसी न किसी स्तर पर इन्हीं अनुभव के शिकार बनते हैं। साल 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के अर्थशास्त्री एलेक्जेंडर मैस्लीडियर और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर पॉल गॉम्बर ने लगभग 50 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। इसमें यह सामने आया कि लोग अपने निवेश संबंधी निर्णय केवल बाजार की परिस्थितियों के अनुसार ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी लेते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर इंसान का निवेश का तरीका और उसका वित्तीय व्यवहार उसके जीवन के अनुभव से गहराई से जुड़ा होता है, और ये अनुभव वही होते हैं जो उसके पूरे जीवन काल में सामने आते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपका जन्म उस दौर में हुआ हो जब महंगाई की दर बहुत ऊंची थी। ऐसे समय में बड़े होने वाले लोग आमतौर पर अपना पैसा बॉन्ड्स या सुरक्षित निवेश में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया कि ऊंची महंगाई के समय बॉन्ड्स अधिक स्थिर साबित होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई उस समय में पला बड़ा हो जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा था और लगातार शानदार रिटर्न मिल रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनका झुकाव आगे चलकर शेयर बाजार में निवेश करने की ओर अधिक रहेगा। इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए महान अर्थशास्त्री हावर्ड मार्क्स ने अपनी पुस्तक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में लिखा था, हमारी खोज का रास्ता केवल आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम में से हर व्यक्ति ने किन किन परिस्थितियों को अपने जीवन में अनुभव किया है। असल मायने में यह अनुभव ही हमें जोखिम उठाने या सुरक्षित रास्ता अपनाने की दिशा में प्रेरित करता है। यानी इंसान को केवल किताबें,
शिक्षा या पारिवारिक संस्कार ही नहीं सिखाते, बल्कि जीवन के हालात और व्यक्तिगत अनुभव भी उसे असल मायने में दिशा देते हैं। 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक प्रख्यात बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रास का साक्षात्कार प्रकाशित किया था। 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक प्रख्यात बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार प्रकाशित किया था। उन्होंने स्वीकार किया, मैं मानता हूं कि मेरी सफलता इस बात पर निर्भर है कि मैं किस दौर में पैदा हुआ। अगर मैं अपने पिता की पीढ़ी का हिस्सा होता जो महंगाई के उफान वाले समय में पले बड़े थे, तो शायद मेरा विश्वास बॉन्ड्स पर नहीं होता। लेकिन क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब ब्याज दर ऊंची थी और बॉन्ड्स सबसे सुरक्षित विकल्प समझे जाते थे, इसलिए मैं उसी दिशा में चल गया। यानी हम जिन परिस्थिति में पैदा होते हैं वही हमारे वित्तीय दृष्टिकोण और निवेश की पसंद को गहराई से प्रभावित करती हैं। धन संपत्ति और निवेश को लेकर लोगों के अनुभवों का फर्क छोटा नहीं है। दो अलग अलग पीढ़ियों के लोग भले ही साथ बैठकर बातचीत कर रहे हो, लेकिन उनके निवेश संबंधी अनुभव और दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका जन्म 1970 में हुआ तो आपकी किशोर अवस्था और युवा अवस्था ऐसे समय में बीती होंगी जब शेयर बाजार का इंडेक्स S&P 50 लगभग 10 गुना बढ़ चुका था। इस दौर के लोग शेयर बाजार की ताकत को अद्भुत मानते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म 1950 में हुआ है तो आपका किशोर और युवा काल ऐसे समय में बीता होगा जब महंगाई और आर्थिक अस्थिरता सबसे अधिक थी। इस कारण उस समय बड़े बड़े लोग शेयर बाजार को उतना सुरक्षित विकल्प नहीं मानते थे। यानी महज जन्म का साल ही यह तय कर देता है कि किसी इंसान का दृष्टिकोण कैसा होगा। दो लोग जिनकी उम्र में सिर्फ 20 साल का फर्क है, उनकी नज़र में बाजार और निवेश के तरीकों को लेकर जमीन आसमान का अंतर हो सकता है और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी भर उनके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इस रोचक तथ्य की कि किसी व्यक्ति का जन्म किस दौर में हुआ, यह उसकी सोच और वित्तीय आदतों को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। मान लीजिए आपका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ, जब आप किशोर और युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख रहे थे। उस समय मुद्रास्फीति यानी महंगाई अपने चरम पर थी। दाम तेजी से बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगभग 3 गुना तक पहुँच गई थी। इसका असर यह हुआ कि उस दौर में बड़े होने वाले लोगों के लिए महंगाई और वेतन वृद्धि जीवन का बड़ा सबक बन गई। उनकी यादों में हमेशा यह दर्ज रहा कि तनख्वाह चाहे कितनी बढ़ जाए, खर्चे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि 1960 में जन्म लेने वाली पीढ़ी के लिए मुद्रास्फीति किसी डरावने शब्द से कम नहीं रही। अब सोचिए अगर जन्म 1990 में हुआ हो, उस दौर में बड़े होते हुए आपकी किशोर अवस्था और युवा अवस्था ऐसे समय में गुजरी जब महंगाई बहुत कम थी, कीमतों में स्थिरता थी, यहाँ तक कि महंगाई इतनी नियंत्रित रही कि आपको शायद ही कभी इस पर गंभीर बातचीत करनी पड़ी हो। ऑथर हमें एक ग्राफ बताते हैं। इसमें दिखाया गया है कि जिन लोगों का जन्म 1950 में हुआ और जिनका 1970 में, उनकी युवा अवस्था में शेयर बाजार ने उनकी सोच को कैसे आकार दिया। 1970 में जन्म लेने वाले युवाओं ने अपने जीवन की शुरुआत ऐसे समय में की जब बाजार में तेजी थी, इसलिए उनके मन में निवेश और ग्रोथ को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी। जबकि 1950 में जन्म लेने वाले युवाओं का अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा। अब ऑथर हमें दूसरे ग्राफ के बारे में बताते हैं। इसमें उन लोगों की तुलना की गई है जो 1960 में जन्मे और जो 1990 में। 1960 की पीढ़ी ने महंगाई की तेज लहर देखी, इसलिए इनके विचार हमेशा दामों की बढ़ोतरी और पैसों की गिरती कीमतों से जुड़े रहे। वहीं 1990 में जन्मी पीढ़ी ने स्थिरता का अनुभव किया और इनके लिए महंगाई कोई गंभीर मुद्दा नहीं बन पाया। यानी केवल आपका जन्म वर्ष ही यह तय कर देता है कि आपकी आर्थिक सोच और भविष्य के निवेश के प्रति रुझान कैसा होगा। कोई व्यक्ति महंगाई से डरते हुए बहुत सतर्क निवेशक बन सकता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसी विषय को नज़रअंदाज करके खुलकर निवेश कर सकता है। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि दोनों ने अपने शुरुआती वर्ष अलग अलग हालातों में बिताए।
साल 2009 की बात है। उस समय अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 10% पर पहुंच गया था। लेकिन अगर हम अलग अलग आयु वर्ग को देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। किशोर अवस्था के लोग यानी 16 से 19 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी का स्तर करीब 49% यानी 49% था। वहीं 45 वर्ष से ऊपर की उम्र की अफ्रीकी अमेरिकी महिलाएं जिन्होंने कॉलेज पूरा कर लिया था, उनके लिए यह दर मात्र 4% थी। यानी हालात सभी के लिए एक जैसे नहीं थे। उम्र, अनुभव और पृष्ठभूमि के आधार पर बेरोजगारी की मार अलग अलग रूप में महसूस की गई। अब जरा नज़र डालते हैं इतिहास पर। जर्मनी और जापान में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वहाँ के स्थानीय स्टॉक मार्केट पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने उस दौर को अपेक्षाकृत आसानी से पार किया। वहाँ हालात ऐसे थे कि देश के नागरिक रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 1000 कैलोरी की खपत पर भी गुजारा करने को मजबूर थे। वहीं अमेरिका में 1941 से 1945 के बीच युद्ध के सालों में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और शेयर बाजार में भी लगातार स्थिरता बनी रही। दरअसल अलग अलग देशों और पीढ़ियों के अनुभव हमेशा एक जैसे नहीं होते। धन संपत्ति, बाजार, रोजगार या महंगाई, हर जगह इंसानों ने अपने अपने हालात के हिसाब से अलग अलग सबक सीखे हैं। यही वजह है कि कोई भी एक निश्चित पैटर्न या फॉर्मूला हमेशा सही नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जो अनुभव उन्हें मिला है वही पूरी दुनिया का सच है। मनुष्य की सोच में क्या अमूल्य है और क्या बेकार, इसका निर्धारण उसके हालात और भविष्य की उम्मीदों से होता है। इसलिए आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता यही है कि इंसान एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की कोशिश करे, बजाय इससे कि सिर्फ अपनी सीमित समझ को ही सर्वोपरि मान ले। यह सच है कि अलग अलग जगहों और अलग अलग समय में अर्थव्यवस्थाएं अलग तरीके से विकसित होती है। लेकिन जब लोग एक दूसरे के अनुभवों को समझना शुरू करते हैं, तभी इंसानियत एक साझा रास्ता तलाश पाती है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में महान लेखक वॉल्टर बेजहॉट के विचारों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा था, अर्थव्यवस्था का असली संकट यह नहीं कि परिस्थितियां कितनी कठिन हैं, बल्कि यह है कि आम लोग उन परिस्थितियों को कैसे समझते और प्रतिक्रिया देते हैं। यानी असली चुनौती स्थिति नहीं है, बल्कि यह है कि लोग उस स्थिति को किस नज़र से देखते हैं। काम शुरू करने से पहले मेरी आंटी का पेशा क्या था? वह एक वेश्या थी। उस पुराने दौर की जीवनशैली की तुलना अगर हम आधुनिक समय के स्वेट शॉप यानी परिश्रम कराने वाली कार्यशाला से करें तो मेरे विचार से वेश्यालय कहीं बेहतर था। मैं यह जानता हूँ कि मेरी आंटी को कुछ सिक्कों के लिए अपने शरीर को शोषित कराने के बजाय किसी डॉक्टरी दवा की दुकान या हॉस्पिटल में हल्के काम मिल जाते तो शायद वह अधिक प्रसन्न रहती। असल में हमारी कठिनाई यह है कि हम अपनी पारंपरिक संरचना से नाखुश रहते हैं। हमारे पास मौजूद विकल्प सीमित हैं। जब हमारे सामने केवल खराब विकल्प रख दिए जाते हैं तो उनमें से कोई भी हमें संतोष नहीं दे सकता। यही वजह है कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं, यह काम बहुत कठिन है, यह नौकरी बहुत थकाने वाली है, या यह जीवन से मेल नहीं खाती। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या बेहतर विकल्प मौजूद है? और जब नहीं है तो लोग मजबूर होकर उन्हीं परिस्थितियों को चुनते हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं कि इस विचार का केवल नकारात्मक अर्थ निकाला जाए। मेरी सोच का एक हिस्सा कहता है कि यह प्रणाली सही नहीं है, लेकिन दूसरा हिस्सा यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर लोग क्यों इस तरह के कठिन विकल्पों को चुनते हैं। जब दो या उससे अधिक लोग मिलकर कोई फैसला करते हैं तो उस वक्त उनके पास उपलब्ध जानकारी उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। उस समय वे अपने अनुभवों को जोड़ते हैं, अपने दिमागी मॉडल में डालते हैं और वहीं से समाधान निकालते हैं। यानी निर्णय प्रक्रिया हमेशा उस पल की परिस्थिति, अनुभव और सीमित समझ से तय होती है। अगर हम शेयर बाजार या वित्तीय व्यापार की बात करें तो वहाँ भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि उसके पास पर्याप्त ज्ञान है, लेकिन सच यह है कि किसी भी निवेशक के पास कभी भी संपूर्ण जानकारी नहीं होती। इसलिए अक्सर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं।
क्योंकि वे अपनी अधूरी जानकारी को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। गणितीय भाषा में इसे कहा जाता है आपकी जानकारी सीमित है, और यही कारण है कि शेयर बाजार में कई लोग भारी नुकसान उठाते हैं, जबकि कुछ लोग संयोग से सही जगह सही समय पर पहुंचकर फायदा कमा लेते हैं। जरा सोचिए, लॉटरी का टिकट, सिनेमा का टिकट, किसी गेम या स्पोर्ट्स मैच का पास, या फिर किसी संगीत समारोह की एंट्री, इन सब पर लोग अपने अनुभव के आधार पर पैसा लगाते हैं। वे जानते हैं कि जीत की संभावना बहुत कम है, फिर भी वे प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, लॉटरी टिकट। औसत अमेरिकी व्यक्ति हर साल लगभग $412 लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देता है। दिलचस्प यह है कि अमीर लोग इस खेल में लगभग शामिल ही नहीं होते। कुछ बिक्री का करीब 40% हिस्सा उन गरीब या कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों से आता है जिनके पास पहले से ही सीमित साधन मौजूद हैं। यानी जो लोग सबसे कठिन परिस्थिति में हैं, वही लोग इस उम्मीद में पैसा खर्च करते हैं कि शायद किस्मत पलट जाए। अमेरिका में ऐसे बहुत लोग हैं जो अचानक आने वाले $400 का इंतजाम नहीं कर पाते। इसका सीधा मतलब यह है कि वही लोग जो हर साल लगभग $400 लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देते हैं, वे किसी आपात स्थिति में उतनी ही रकम की व्यवस्था नहीं कर पाते। सोचिए, जब किसी के पास अपनी सेहत और सुरक्षा के लिए $400 बचत नहीं होती, तो वह उसी पैसे को उम्मीदों और कल्पनाओं में क्यों लगा देता है। मुझे यह बात बहुत गहरी और प्रतीकात्मक लगती है। यह शायद केवल पैसों की समस्या नहीं है, असल में यह उस मानसिकता की तस्वीर है जहां लोग अपने भविष्य को बदलने के लिए जोखिम उठाने को मजबूर होते हैं। परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में कठिनाइयां झेलने वाले व्यक्ति के लिए $400 बड़ी रकम है, और यही कारण है कि वे लोग कम से कम लॉटरी टिकट खरीद कर यह महसूस करना चाहते हैं कि शायद उनकी किस्मत बदल जाए। इस खरीदारी के पीछे छिपा मनोविज्ञान है, कम से कम एक मौका तो मिले। अब कल्पना कीजिए, आप एक जगह पर रहते हैं जहां नौकरी पक्की नहीं है, तनख्वाह सीमित है, छुट्टी लेने पर पैसा कट जाता है और आसपास का माहौल भी असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको कहे कि $400 की बचत करो ताकि भविष्य सुरक्षित रहे, तो शायद आप कहेंगे, भविष्य की चिंता करने से पहले मुझे आज जीना है। इसी सोच से लोग टिकट खरीदते हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन इतना कठिन है कि आज जीना ही असली संघर्ष है, और अगर भविष्य में कोई बड़ी समस्या आएंगी तो उस समय देखा जाएगा। यही वजह है कि अक्सर लॉटरी टिकटों की बिक्री इतनी तेजी से बढ़ते रहती है। लोग जानते हैं कि यह एक तरह का भ्रम है, लेकिन उस भ्रम में उन्हें कुछ पलों का सुकून मिलता है। इस सोच के पीछे एक और परत छिपी होती है। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वह मूर्खता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यानी यह केवल मूर्खता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक निर्णय होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्तीय फैसले अक्सर किसी मशीन जैसी ठंडी गणनाओं से नहीं किए जाते, बल्कि यह फैसले इंसानों की जीवन परिस्थितियों, उनके अनुभवों और उनके निजी संघर्षों से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि लोग, भले ही उन्हें पता हो कि जीतने की संभावना बहुत कम है, फिर भी लॉटरी टिकट खरीदते हैं, क्योंकि उनके लिए यह टिकट केवल एक कागज नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक है। अब हम एक और पहलू को समझते हैं। यह सवाल अक्सर उठता है कि आर्थिक फैसले इतने उलझे हुए क्यों होते हैं, और क्यों इनका परिणाम कई बार गलत निकलता है। इसका उत्तर छिपा है, यह विषय अभी भी नया है। सोचिए, धन और संपत्ति से जुड़े हुए निर्णय इंसानों के चारों ओर हमेशा से रहे हैं। इतिहास में दर्ज है कि लीडिया नामक सभ्यता ने लगभग 600 ईसा पूर्व में पहली बार धातु के सिक्के बनाए। वही राजा इलियाड्स को अक्सर आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि वास्तविक बचत और निवेश आधारित वित्तीय फैसले तो अभी कुछ ही पीढ़ियों पुराने हैं। आज भी हमारी समझ इन्हीं अनुभवों पर टिकी है। आधुनिक समय में देखें तो केवल पेंशन और सेवानिवृत्ति ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने हमारे आर्थिक व्यवहार को गहराई से बदला है। उदाहरण के लिए 2018 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंशन संबंधी वचनबद्धताओं की कुल राशि लगभग $27 ट्रिलियन थी। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि आम नागरिकों के निवेश और बचत के निर्णयों को सबसे अधिक दिशा इसी एक क्षेत्र ने दी है।
परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि पेंशन प्रणाली पूरी तरह से आधुनिक है। यहाँ आज की सबसे पुरानी पीढ़ी तक भी केवल कुछ पीढ़ियों पहले ही पहुँची है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से अमेरिकी पुरुष और महिलाएं अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे। उस दौर में 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की श्रम में भागीदारी दर लगभग 50% थी। अगर आप आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि 1880 में यह भागीदारी करीब 78% थी। 1900 में यह 74% और धीरे धीरे यह संख्या घटी। 1920 तक 60%, 1940 तक 46% और 1960 में केवल 41% और 2000 आते आते यह गिरकर मात्र 18% रह गई। यानी उम्रदराज लोग पहले जीवन भर काम करते थे। धीरे धीरे समाज ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में कदम उठाया। हालांकि शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा से मिलने वाले लाभ बहुत मामूली थे। जब अमेरिका ने 1940 में अपना पहला सामाजिक सुरक्षा चेक जारी किया तो उसकी कीमत केवल उतनी ही थी जितनी कुछ डॉलर का सामान खरीदने के लिए काफ़ी होती है। अब बात आती है उन आर्थिक पहलुओं की जिनका असर सेवानिवृत्ति और आम लोगों की जिंदगी पर गहराई से पड़ा। शुरुआती दौर में सामाजिक सुरक्षा से मिलने वाले लाभ बहुत मामूली थे। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका ने अपना पहला सामाजिक सुरक्षा चेक जारी किया था, उसकी असली कीमत आज की दृष्टि से देखी जाए तो $22.54 के बराबर थी। लेकिन जब समय के साथ महंगाई को ध्यान में रखा गया और 1980 तक यह राशि बढ़कर $141 हो गई, तो सेवानिवृत्ति लोगों के लिए यह किसी जीवन रेखा से कम नहीं रही। उस वक्त एक चेक का औसत मूल्य लगभग $1000 बैठता था। यानी धीरे धीरे महंगाई के असर को संतुलित करने की दिशा में सामाजिक सुरक्षा एक मजबूत आधार बन गई थी। 1960 के दशक तक आते आते स्थिति बदलने लगी। आंकड़ों के अनुसार लगभग आधे से अधिक बुजुर्ग अमेरिकी अपनी वृद्धावस्था में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। यानी यह स्पष्ट था कि पेंशन और निजी सहायता केवल नाम भर के थे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में से केवल 1/4 लोगों को ही 1975 तक पेंशन मिल पाती थी। यानी अधिकांश बुजुर्गों का मुख्य सहारा केवल अपनी बचत या परिवार पर निर्भर रहना था। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय में लिखा था, एक पेंशन योजना उतनी ही अच्छी है जितना उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति। सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा का सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने लिए सही प्रबंध कर पाते हैं। 1980 के दशक तक आते आते स्थिति और भी साफ हो गई। हर कोई यह महसूस करने लगा कि केवल पेंशन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना और निवेश करना ही होगा ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। यही वह दौर था जब अमेरिका में सेवानिवृत्ति बचत का एक नया साधन सामने आया, 401k योजनाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1978 से पहले इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यानी हमारी आर्थिक संरचना में यह परिवर्तन बहुत हाल ही आया था। वास्तव में अगर आप 1978 से पहले जन्मे हैं तो अपने शुरुआती जीवन में आपने निजी बचत और निवेश का महत्व महसूस ही नहीं किया होगा। यही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई करने वालों पर भी समय ने अपनी छाप छोड़ी। 1940 से लेकर 2015 तक की अवधि में अमेरिका में डिग्री हासिल करने वालों की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 125 मिलियन तक पहुंच गई। इस बीच शिक्षा की लागत इतनी बढ़ी कि पिछले 20 वर्षों में विद्यार्थियों का कर्ज लगभग 4 गुना हो गया। यानी लोगों के वित्तीय निर्णयों पर गहरा असर पड़ा, विशेषकर पढ़ाई, करियर और ऋण से जुड़े फैसलों में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि चाहे पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा हो या शिक्षा की लागत, हर बदलाव ने आम नागरिकों को मजबूर किया कि वे नए सिरे से सोचें और अपने आर्थिक फैसलों को बदलें। आर्थिक फैसलों की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ नया है। हमारे पास लंबा और गहरा अनुभव नहीं है जिससे हम सही मायने में सीख ले सके। यानी हम केवल अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मसलन स्टॉक इंडेक्स फंड्स की बात करें, इन्हें शुरू हुए अभी 50 साल भी पूरे नहीं हुए। क्रेडिट कार्ड्स और बचत खातों के नए रूप तो लगभग 25 साल पहले ही आम हुए हैं। उसी तरह
होम लोन, स्टूडेंट लोन और अन्य प्रकार के ऋणों का इतना व्यापक इस्तेमाल अभी हाल ही में शुरू हुआ है। सोचिए, IRA और अन्य सेवानिवृत्ति योजनाएं भी कुछ ही दशक पहले सामने आई हैं। इससे पहले इस तरह की कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं थी। अगर हम मानव इतिहास को देखें तो पता चलता है कि कृषि की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, लेकिन आधुनिक वित्तीय प्रणालियाँ जैसे लोन, क्रेडिट और निवेश मुश्किल से पिछले 20 से 50 सालों में पूरी तरह विकसित हो पाए हैं। यानी आज भी हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि यह सब हमारे भविष्य के लिए स्थिर और लाभदायी सिद्ध होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। इंसान का मन तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं से प्रभावित होता है, और यही वजह है कि जब हम धन संपत्ति या वित्तीय फैसलों की बात करते हैं तो हमें समझना जरूरी है कि लोग हमेशा तर्क पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं पर निर्णय लेते हैं। याद रखिए, आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वही किसी और के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रख सकती, और जो चीज़ किसी और को जीवन बदल देने वाली लगती है वह आपके लिए सामान्य हो सकती है। असल में कोई भी पूर्ण सत्य नहीं है। हर इंसान अपने अपने अनुभवों के आधार पर फैसले करता है, और वही अनुभव उस समय उसके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, कैसे बिल गेट ने अपनी ज़िंदगी में यह रास्ता चुना जिसने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल कर दिया।